हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एक टॉपिक है रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका। इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर में एक विषय है। 6 दिन कमेटी का एक विषय आया है, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। उसमें यह टॉपिक है। क्लियर बात। सेकेंड सेम 6 दिन कमेटी में अभी क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा हुई थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि लिखित परीक्षा हुई थी, है ना। अभी जो है सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी वह हमारी परीक्षा कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। क्लियर बात। तो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, जिसको आपको मार्कशीट दी जाएगी, उसमें एक गोला कर देना है। क्लियर बात। तो इसलिए हमको जो है पेपर को अब सिलेबस को हम डीप थोड़ा सा पढ़ेंगे, तभी हम वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही उत्तर को गोला कर पाएंगे ना। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। इसलिए जो है हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही विधिवत पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है टॉपिक? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका, लाइव। तो इसमें पशुधन एक वर्ड आया है, उसको पहले समझ लेते हैं। पशुधन है क्या? पशुधन उन पालतू पशुओं को कहते हैं, किसको कहते हैं? उन पालतू पशुओं को कहते हैं जिन्हें मनुष्य जो है दूध, मांस, अंडा, ऊन, खाद, श्रम शक्ति और आय के लिए पालता है। क्लियर बात। एक तो पहली बात तो मनुष्य अपने किसी न किसी स्वार्थ के लिए पशु को पालता है ना। और जैसे ही उसने पशु को पाला, दूध, मांस, अंडा, ऊन, खाद, श्रम शक्ति और आय के लिए, तुरंत वह पशु जो है उसके लिए क्या हो गया? पशुधन हो गया। क्लियर बात। पशुधन उन पालतू पशु कहते हैं जिन्हें मनुष्य खाद, दूध, मांस, अंडा, ऊन, श्रम शक्ति और आय के लिए पालता है। क्लियर बात। वही उस मनुष्य के लिए पशुधन है। लाइव स्टॉक रिफर्स टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स reared of for milk, meat, eggs, wool, मैन्योर, ड्रॉट पावर एंड इनकम। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, पोल्ट्री इसके प्रमुख उदाहरण है ना। कैटल, बुफेलो, सीप, गोट, पिग एंड पोल्ट्री आर मेजर एग्जाम्पल। यही सब पशुधन है। समझ गए मेरी बात को। आगे क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किसी देश की कुल उत्पादन, आय, रोजगार और विकास व्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस बिंदु को कायदे से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, हर एक बिंदु को। क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या बन जाएगा? पशुधन क्या है? तो मांस उत्पादन पशुधन, मतलब जो भी इसमें हमने शब्द प्रयोग किए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, तो आपको ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, या एक दे दिया और कुत्ता, बिल्ली आदि एग्जाम्पल दे दिए, ये भी दे सकता है ना। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किसी देश की कुल उत्पादन, आय, रोजगार और विकास व्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नेशनल इकोनॉमी रिफर टू ओवरऑल प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ ए कंट्री, दैट्स कॉल्ड नेशनल इकोनॉमी। क्लियर बात। उसके बाद पशुधन की भूमिका क्या है, जो मुख्य बिंदु है हमारा, आप देख लीजिए क्या था मुख्य बिंदु? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पशुधन की भूमिका, उसी बिंदु की बात कर रहे हैं हम लोग। पशुधन की भूमिका क्या है? तो फर्स्ट क्या है? आय का स्रोत। हेडिंग्स क्या है? आय का स्रोत। पशुधन किसानों को नियमित और सुनिश्चित आय प्रदान कर, लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स रेगुलर एंड एश्योर्ड इनकम टू फार्मर्स। दूध, अंडा, मांस और ऊन की बिक्री में आय प्राप्त होती है। इनकम इज द ऑब्टेन्ड थ्रू द सेल ऑफ मिल्क, एग्स, मीट एंड वूल। क्लियर है बात। मतलब आय का स्रोत है ये। पशुधन की पहली भूमिका क्या है? आय का स्रोत है। कुछ भी बेच के व्यक्ति जो है, दूध चाहे बेचे, चाहे अंडा, मांस और ऊन बिक्री करे, तो उसको जो है आय प्राप्त होती है। क्लियर बात। दूसरा क्या है आपका? कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चरल जीडीपी। कृषि जीडीपी में योगदान इसका है। भारत में पशुधन का योगदान 30%, 30% कृषि जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक
क्लियर बात। प्रोडक्ट में है इसका, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका योगदान है। भारत में पशुधन योगदान लगभग 30%, 30%, इसको याद रखेंगे हम। सकल घरेलू उत्पाद में लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट्स अबाउट 30% ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। डेयरी पशुधन क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्षेत्र है। डेयरी इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द लाइव स्टॉक सेक्टर, है ना। ये हो गया। मुख्य क्या याद रखना है इसमें, जो इसे भविष्य में लिखने का है, नहीं तो 30% याद रखेंगे। जीडीपी में योगदान कितना है, 30%। जीडीपी फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर बाद अगला थर्ड क्या है, रोजगार सृजन। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार, लाइवस्टॉक जनरेटेड लार्ज स्केल रूरल डेवलपमेंट। महिलाएं और बुजुर्ग भी इस कार्य में शामिल होते हैं। वुमेन एंड एल्डरली पीपल आर आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व। इसमें जो है महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं ना। अगला क्या है, नेशनल सिक्योरिटी, पोषण सुरक्षा। दूध, अंडा, मांस उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन प्रदान करते हैं। पोषण में मिल्क, एग्स एंड मीट प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोटीन। या कुपोषण को कम करने में सहायक है। इट इज हेल्प टू रिड्यूसिंग मेलन्यूट्रिशन, है ना, मेलन्यूट्रिशन। तो इस बात को याद रखिए कि ये चीजें खाने से पीने से हमें क्या मिलती है, और प्रोटीन प्राप्त होती है, उच्च गुणवत्ता की प्रोटीन प्राप्त होती है, जो कि हमारी सेहत को ठीक रखती है, कुपोषण को कम करती है ना। अगला क्या है, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। फसल असफल होने पर भी पशुधन से आय मिलती रहती है। लाइव स्टॉक प्रोवाइड्स इनकम इवन ड्यूरिंग क्रॉप फेलर। इसी कारण पशुधन को किसान का बीमा कहा जाता है। पशुधन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को याद रखें, किसान का बीमा कहा जाता है। देयरफॉर लाइव स्टॉक इज कॉल्ड फार्मर इंश्योरेंस। अगला क्या है, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। ये 5 क्या थे, भूमिकाएं थी, है ना। पहली भूमिका थी क्या आपकी, आय का स्रोत है। दूसरा कृषि में जीडीपी, है ना। तीसरा है रोजगार सृजन। चौथा है पोषण सुरक्षा। पांचवा है जोखिम प्रबंधन, है ना। उसके बाद क्या है, भारत में दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, यह एक विषय है, टॉपिक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। जैसे इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। दुग्ध उत्पादन पशुधन अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। मिल्क प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द लाइव स्टॉक इकोनॉमी। क्लियर है बात। पहली बात तो सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में भारत का। वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 23 से 24% है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 23 टू 24%, 23 टू 24% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। दूध उत्पादन में मुख्य योगदान गाय और भैंस का है। इसमें भैंस का अधिक योगदान है, इस बात को भी याद रखेंगे। कैटल एंड बफेलो आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स विद बफेलो कंट्रीब्यूटिंग मोर, है ना। पूरे विश्व में जितना भी दूध उत्पादित होता है उसमें 23 से 24, मतलब 23 से 24% केवल आपके भारत देश का दूध होता है ना। पूरे भारत देश में पूरे विश्व में जितना भी दूध उत्पादित होता है उसमें 23 से 24% भारत देश का, है ना। आप समझ रहे ना मेरी बात को, इसीलिए इसको प्रथम स्थान प्राप्त है। उसके बाद हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी एंड डिमांड, प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता एवं मांग। भारत में प्रति व्यक्ति उत्पादकता लगभग 440 ग्राम प्रतिदिन है। मतलब अगर हम बात करें हमारे भारत में प्रतिदिन 440 ग्राम दूध प्राप्त है ना। मतलब प्रति व्यक्ति अगर दूध बांट दिया जाए 440 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति के हिस्से में आएगा। क्लियर है बात। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया इज अबाउट 440 ग्राम पर डे, है ना। इस लाइन को याद रखेंगे कि उपलब्धता कितनी है, 440 ग्राम प्रतिदिन, है ना। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुशासित संसित या मतलब जो है बताया गया है कि 300 ग्राम प्रतिदिन व्यक्ति को दूध लेना चाहिए अपने सेहत के लिए। WHO रिकमेंडेड 300 ग्राम पर डे। भारत में उपलब्धता WHO मानक से अधिक है।
है ना। मतलब जितना दूध उसने बताया 300 ग्राम लेना चाहिए प्रति व्यक्ति को पर डे, 300 ग्राम तो दूध पीना ही चाहिए। अपने भारत देश में 440 ग्राम जबकि दूध उपलब्ध है पर डे। क्लियर है बात। उसके बाद जो है, परंतु जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण दूध मांग लगातार बढ़ रही है। मिल्क अवेलेबिलिटी इज हायर देन WHO नॉर्म्स बट डिमांड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, है ना। क्लियर बात। मतलब शहरीकरण के कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण दूध की मांग और धीरे धीरे बढ़ रही है ना। इसी क्रम में एक ऑपरेशन फ्लड, जिसको श्वेत क्रांति बोला गया, सफेद क्रांति बोला गया, है ना। ऑपरेशन फ्लड को ही बोला गया। भारत में दुग्ध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए 1970 में, है ना, फरवरी 1970 में यह क्रांति शुरू की गई। इस नाम को याद रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड कहते हैं उसको, श्वेत क्रांति कहते हैं उसको, और सफेद क्रांति भी कहते हैं, है ना। इसकी शुरुआत 1970 में, तो एक बार फरवरी 1970 भी कह सकते हो, 2 फरवरी 1970। हालांकि 1970 1970 याद रखेंगे आप, में शुरू किया गया। श्वेत क्रांति का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा गया जिसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। मतलब हम कह सकते हैं फादर ऑफ श्वेत व्हाइट रिवोल्यूशन, या आप कह सकते हो फादर ऑफ फ्लड ऑपरेशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, क्योंकि इन्होंने नेतृत्व किया था इसका क्रियान्वयन NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किया गया, है ना। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इसका क्रियान्वयन, इसका कार्य शुरू किया गया। इसे 3 चरणों में लागू किया गया। प्रथम चरण 1970 टू 1980, 1970 टू 1980। द्वितीय चरण 1981 टू 1985। तृतीय चरण 1985 टू 1996। इस कार्यक्रम को मतलब 3 चरणों में किया गया, 1970 से 1980, द्वितीय चरण 1981 से 1985, और तृतीय चरण जो था 1985 से 1996। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुग्ध सहकारी समितियों का विकास करना। मतलब जो हमारे क्षेत्रों में आप देखते हो, गांव में डेयरिया वगैरह खुली रहती है, डेयरी वगैरह खुली रहती है ना, एक डेयरी ये खुली, एक डेयरी वो खुली। आजकल तो काफी डेयरिया हो गई, अलग अलग कंपनियां आ गई। पहले जो है आपके यहाँ केवल अमूल की डेयरी हुआ करती थी, है ना। अमूल, आनंद, अमूल का पूरा नाम भी समझ लीजिए। आनंद, अमूल लिखा रहता है ऐसे कैसे, AMUL, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। क्लियर बात। गुजरात में ये पहली बार जो है आनंद एक जगह है गुजरात में, वहां से इसका जो है शुभारंभ हुआ, और फिर जो है वहां से ही 1970 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और कहा गया कि इस तरह की डेयरिया जो है हर जगह पर खोली जाए। सहकारी समिति दुग्ध ग्रिड की स्थापना की गई, गुणवत्ता बढ़ाने में सुधार करना था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बना। पहले क्या था, अपने यहाँ दूध कहते हैं ना, दूध की नदियां बहती थी, सुनते होंगे आप लोग, है ना। दूध जो है नालियों में बहता था, ऐसा बताया जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं। परंतु पहले क्या था, दूध का इतना जो है रिस्पेक्ट नहीं था। लेकिन जब इसको दूध को बेचा जाने लगा, लोग खरीदने लगे, तो उसके बाद दूध की मांग बढ़ने लगी। उसी का जो है दूध का उत्पादन और बढ़ता चला गया, है ना। उसके बाद इंग्लिश में ऑपरेशन फ्लड वाज द व्हाइट रिवोल्यूशन प्रोग्राम लॉन्च 1970 to increase milk production in India, led by Dr. Varghese Kurian and implemented by NDDB. It was carried out in 3 phases. Phase first 1970 to 1980, phase second 1981 to 1985, and third phase 1985 to 1996, aimed at developing dairy cooperative, established a national milk grid and improving milk production and quality, which made India the largest milk producer in India. क्लियर बात। ये श्वेत क्रांति की कहानी थी। 2-3 बातें याद रखेंगे। 1970 में शुरुआत हुई इसकी। जनक कौन थे आपके? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। नाम श्वेत क्रांति, फ्लड ऑपरेशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, सफेद क्रांति, 3-4 नाम है उसके, है ना। और चौथी बात यह है कि दूध सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया। किसके द्वारा कार्यवाहक था, कौन कार्यवाहक था? NDDB, नेशनल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट बोर्ड है ना। उसके बाद क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लाइव स्टॉक, पशुधन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में पशुपालन की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से चली आ रही है। लाइव स्टॉक रियरिंग इंडिया की डेट बैक टू द वैली सिविलाइजेशन अराउंड 2500 बीसी। स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक पशुपालन नस्ल सुधार और टीकाकरण की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक पशुपालन नस्ल सुधार एवं टीकाकरण की शुरुआत की गई, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड वैक्सीनेशन वर इंट्रोड्यूस्ड। ये था आपका इतिहास था थोड़ा सा। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करता है। इंडिया रैंक फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन ग्लोबली, इस पर चर्चा कर चुके हम लोग। भैंसों की संख्या में भारत प्रथम स्थान पर है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन बुफेलो पॉपुलेशन। अधिकांश पशुधन एवं लघु एवं सीमांत किसानों के पास है। मतलब हम लोग जानते हैं बड़े किसान और ज्यादातर पशु नहीं पालते, लेकिन जो है आप समझ लीजिए जो लघु किसान है और सीमांत किसान है उनके पास सबसे ज्यादा पशुधन होता है। मोस्ट लाइव स्टॉक वर ऑन बाई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इस लाइन को भी याद रखेंगे कि लघु एवं सीमांत किसानों के पास अधिकार पशु होते हैं। डेयरी और पोल्ट्री सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र हैं। डेयरी एंड पोल्ट्री आर फास्टेस्ट ग्रोइंग लाइव स्टॉक सेक्टर। राज्य स्तर पर पशुधन की भूमिका। लाइव स्टॉक प्लेज डिफरेंट रोल ऑफ स्टेट लेवल इन इंडिया। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश, भारत तो सबसे नंबर 1 है ही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा दूध उत्पादक राज्य है। गुजरात फेमस फॉर अमूल डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल अमूल जो है वो गुजरात से प्राप्त है हमको, है ना। उसके बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है सीप एंड गोट पालन होता है, मतलब भेड़ और बकरी पाली जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में लीडिंग पोल्ट्री स्टेट, मतलब वहां पर जो है आपके यहाँ पोल्ट्री स्टेट, मतलब मुर्गी पालन होता है सबसे ज्यादा। क्लियर है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु में अंडा उत्पादन भी कह सकते हो आप, सबसे ज्यादा होता है वहां पर, है ना। क्लियर बात। उसके बाद लाइव स्टॉक पशु जनगणना। जैसे मनुष्य जनगणना होती है उसी प्रकार पशु की भी जनगणना जो है होती रहती है। पशु जनगणना पशुओं की संख्या और विवरण का आधिकारिक सर्वे है। लाइव स्टॉक जैसे एन ऑफिशियल सर्वे ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में पहली बार पशुधन जनगणना 1919 से 20 में हुई। इस लाइन को याद रखेंगे। पहली बार पशुधन जनगणना कब हुई? 1919 से 20 में हुई। द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1919 to 20। यह प्रत्येक 5 वर्ष में कराई जाती है, इस बात को भी याद रखेंगे। इन कंडक्टेड एवरी 5 ईयर। नवीनतम 20वीं पशुधन जनगणना 2019 में हुई थी। द लेटेस्ट 20 लाइव स्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड 2019, है ना। अगला क्या है? NBAGR, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। NBAGR ICR के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। NBAGR वर्क्स अंडर ICAR। यह संस्था करनाल, हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। इट इज लोकेटेड हरियाणा एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड 1984। NBAGR को 6 पशु प्रजातियों की नस्लों पर अथॉरिटी प्राप्त है। मतलब NBAGR जो है वो 6 पशुओं को अथॉराइजेशन दिए हुए है। क्लियर बात। गाय, भैंस, बकरी, सुअर और देसी पोल्ट्री इसमें शामिल है। मतलब हम बात करें NBAGR को 6 पशु प्रजातियों की नस्लों को अथॉरिटी प्राप्त है। क्लियर बात। ICR के अंतर्गत ये काम करता है। इसका पूरा नाम नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस है। समझ गई मेरी बात। वो 6 पशु कौन है जिसको इसने अथॉरिटी दे रखी है?
गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और देसी पोल्ट्री, देसी मुर्गा। दिस इंक्लूड कैटल, कैटल मतलब गाय कहते हैं, बुफैलो, शीप, गोट, पिग एंड इंडिजीनस पोल्ट्री। एनबीएजीआर द्वारा भारत में 200 से अधिक पशु नस्लों को पंजीकृत एवं मान्यता दी गई है। मतलब सभी की वैरायटी मिला के बता रहे हैं हम ना, 200 से अधिक। मतलब छह जो ये आपकी ब्रीड्स हैं गाय भैंस, इनकी सभी वैरायटी मिला 200 अधिक। मोर देन 200 लाइवस्टॉक ब्रीड्स हैव बीन रजिस्टर्ड। एनबीएजीआर एनबीआई नस्ल को मान्यता देता है। मैंने बोला ना ये मान्यता देता है, पशुओं की संख्या को नहीं, है ना, पशुओं को मान्यता, नस्ल को मान्यता दे रहे हैं। रिकॉग्नाइज ब्रीड्स नॉट एनिमल पॉपुलेशन। क्लियर बात। अप्रूव्ड ब्रीड्स इन इंडिया, भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कौन सी में, भारत में एनबीएजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स जो आईसीआर के अंदर काम करता है, जो गाय भैंस और भेड़ बकरी सुअर और देसी पोल्ट्री इन 6 पशु प्रजातियों को नस्लों को मान्यता देने के लिए प्राप्त है। एनबीएजीआर द्वारा भारत में लगभग 50 गाय नस्लें, 21 भैंस नस्लें, 34 बकरी, 45 भेड़ नस्लें, 10 सुअर नस्लें और लगभग 20 देसी पोल्ट्री नस्लें पंजीकृत की गई हैं, जिसमें से कुल मिलाकर 200 से अधिक पशु नस्लों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है ना। इसको याद रखेंगे कि गाय की कितनी नस्लें जो है पंजीकृत हैं, भैंस की कितनी नस्लें, बस बकरी की और भेड़ की नस्लें और देसी पोल्ट्री की नस्लें कितनी है ना, इसको याद रखेंगे हम लोग। इन इंडिया एनबीएजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज functioning under ICAR has the authority to register and recognize breeds to 6 livestock species: cattle, buffalo, goat, sheep, pig, and indigenous poultry. Approximately 50 cattle breeds, 21 buffalo breeds, 34 goat breeds, 45 sheep breeds, 10 pig breeds, and 20 indigenous poultry breeds. Clear breeds have been registered by NBAGR, making the total number of recognized livestock breeds more than 200 in the country. क्लियर बात। उसमें से कुछ हम जो है जो की इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। गाय में, गाय की कुछ आपके यहाँ ब्रीड्स हैं, जैसे गिर है, साहिवाल है, लाल सिंधी है, रेड सिंधी, भैंस में मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी है, और बकरी में जमुनापारी, बीटल, ब्लैक बंगाल है, और भेड़ में मारवाड़ी, नेल्लोर है, और पोल्ट्री में असील और कड़कनाथ है ना। ये कुछ वैरायटीज हैं जो एनबीएजीआर द्वारा रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है। क्लियर है बात। रिलेटेड इंस्टीट्यूट संबंधित संस्थाएं कोई हैं या कुछ हैं इसके। एनिमल हस्बेंड्री आईसीआर जो पशुधन के लिए मुख्य संस्था है, अनुसंधान की शीर्ष है, सबके लिए है, फसल के लिए भी है। आईसीआर तो मुख्य है, ये 1929 से काम कर रही है ना। आईसीआर इन द अप्रॉक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक रिसर्च। इस बात को, आईसीआर का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद में हुई और यह डेयरी विकास के लिए कार्य करती है। एस्टेब्लिश्ड इन 1965 एंड आनंद एंड वर्क फॉर डेयरी डेवलपमेंट। एनबीएजीआर पशु नस्लों के पंजीकरण और संरक्षण के लिए काम करती है। एनबीएजीआर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीड्स रजिस्ट्रेशन एंड कंजर्वेशन। एफएओ फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसका मुख्यालय रोम में स्थित है। इसको याद रखेंगे। एफएओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन रोम। डब्ल्यूओएच पशु स्वास्थ्य से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है। वर्ल्ड डब्ल्यूओएच द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, या वर्ल्ड भी कह सकते हो, इंटरनेशनल को ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। क्लियर है बात। ये आपकी कुछ संस्थाएं भी हो गई आपके यहाँ। क्लियर है बात। हम याद रखेंगे आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929, हम याद रखेंगे एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 आनंद गुजरात,
हम याद रखेंगे NVAGR का पूरा नाम, हम याद रखेंगे FAO का पूरा नाम, हम याद रखेंगे WOAH का पूरा नाम। क्लियर है बात? ये कुछ वैरायटीज हमने चर्चा कर ली आपसे। ये तो पहला टॉपिक था हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक था, जो कि इम्पोर्टेंट बिंदु हम लोग चर्चा कर ली है। कर लिया, इसको आप लोग जो है राइट डाउन कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे इसका। क्लियर है बात? समझ गए मेरी बात को? इसी में से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, 2-3 प्रश्न इससे आएंगे। रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे। जैसे गाय के कितनी वैरायटीज अप्रूव्ड है ना? NVAGI का पूरा नाम क्या है, कौन करता है, कितना योगदान है भारत देश का विश्व दुग्ध उत्पादन में, है ना? और जो है कब से जो है आपके यहाँ जनगणना शुरू हुई है, कौन सी जनगणना इस बार हुई थी, है ना? NVAGR का पूरा नाम क्या है, कब स्थापना हुई, NDDB का पूरा नाम क्या, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कब स्थापना हुई, कड़कनाथ किसकी वैरायटी है, असील किसकी वैरायटी है ना? इस FAO का ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस टाइप के कम से कम इसमें 20-25-30 क्वेश्चंस हैं आपके। पहले बात सभी को बढ़िया तरीके से लिख लेंगे आप पहले, जैसे जैसे हम कह रहे हैं, पहले थ्योरी के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो आप लोग चर्चा करोगे। चलिए, अच्छा, थैंक क्लास।